स्वागत है आप सबका संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स में। हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि किस तरीके से औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और फिर हमने मुगल कालीन कला संस्कृति इन सब सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। हमारा एक टॉपिक रह गया था, वो हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुगल प्रशासन। ठीक है, तो मुगल प्रशासन अकबर के द्वारा उसमें क्या क्या रिफॉर्म सुधार किए गए, इन सब सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लें तो आपका मुगल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम उत्तर मुगल काल पे आ जाएंगे, तो उत्तर मुगल काल और फिर ऑनवर्ड्स हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम मुगल प्रशासन पढ़ेंगे, उत्तर मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन तक का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमारा है मुगल प्रशासन। ठीक है, तो मुगल प्रशासन में सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता था उसको कह रहे हैं बादशाह, जो कि स्वतंत्र है। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उसे सुल्तान कहते थे, जो कि खलीफा की अधीनता स्वीकार करता था, किसी न किसी रूप में छत्र और दंड प्राप्त करते थे। लेकिन मुगलों के अंतर्गत जो सर्वोच्च सत्ता पे आया उसे हम कह रहे हैं बादशाह, स्वतंत्र माँ बाप की संतान, मतलब वो उन्होंने इनकी जो है खलीफा की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है, तो केंद्रीय प्रशासन में वकील मुतलक को जो है प्रधानमंत्री, यानी प्रधानमंत्री को वकील मुतलक कहा जाता था। ठीक है, प्रधानमंत्री का मतलब समझ ही रहे हैं, जो वजीर होता था वही प्रधानमंत्री है, वकील मुतलक। दीवाने अशरफ या दीवाने आला, ये राजस्व विभाग का प्रमुख हुआ करता था। दीवाने अशरफ या दीवाने आला ये राजस्व विभाग से संबंधित है। मीर बख्शी ये सैन्य विभाग से संबंधित है। एनसीईआरटी में ये आपको टुकड़ों टुकड़ों में मिलेगा। चर्चा है सब नामों की, लेकिन टुकड़ों टुकड़ों में है, हमने एक जगह प्रशासन में कर दिया। ठीक है, ताकि आप समझ सकें। मीर शमा ये शाही घराने की आवश्यकताओं का प्रबंध करता था, मीर शमा। काजी उल कजात ये मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, काजी उल कजात मुख्य न्यायाधीश होता था। सद्रुस सुदूर ये धार्मिक मामले का प्रमुख होता था। दरोगा ए डाक चौकी ये डाक विभाग और गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, दरोगा ए डाक चौकी। कोतवाल ये नगर पुलिस का प्रधान होता था। इसके अलावा एलची कासिद साफिर ये दूत होते थे। दूतों के लिए एलची काफिर जैसे जो है साफिर, ये एलची कासिद साफिर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, दूत होते थे। गुसल खाना ये गुप्त मंत्रणा कक्ष होता था। शाहबुर्ज अन्य गुप्त मंत्रणा कक्ष होता था। ठीक है, तो केंद्रीय प्रशासन महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें पुरानी एनसीईआरटी के आधार पे हैं। ठीक है, नई और पुरानी एनसीईआरटी को मिक्स करके बनाया गया, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसे नोट कर लेना है। प्रांतीय प्रशासन, प्रांतों को सूबा कहा जाता था और सूबे के जो प्रमुख होता था उसे जो है सूबेदार कहते थे। तो प्रांत को क्या कहा जा रहा है? सूबा, और सूबे के प्रमुख को क्या कहा जा रहा है? सूबेदार। ठीक है, ये सूबे का प्रमुख है। सूबे में दीवान होता था, जो कि राजस्व विभाग का प्रमुख होता था, और बख्शी होता था, जो कि सेना की व्यवस्था करता था। जैसे केंद्र में मीर बख्शी था, उसके प्रतिनिधि के रूप में बख्शी होता था। वाकया नवीस ये सूबे में गुप्तचर विभाग को देखता था, वाकया नवीस। और कोतवाल ये सूबे में नगर पुलिस अधिकारी होता था। मीर बहरी ये जल सेना का प्रमुख होता था। सद्र ये धार्मिक मामलों का प्रमुख होता था, सद्रुस सुदूर। ठीक है, अब जैसे केंद्र में है सद्रुस सुदूर धार्मिक मामले का प्रमुख, तो राज्य में भी, सूबा में भी, प्रांत में भी इस तरह के अधिकारी होते थे, केंद्र में भी प्रांत में भी। आगे चले, सरकार यानी जिला, जिले के क्या कहा जाता था? सरकार। प्रांतों का विभाजन कहाँ है? जिला में, और जिले को क्या कहा जा रहा है? सरकार। ठीक है, साम्राज्य का विभाजन प्रांत में, प्रांत को सूबा, और सूबों का विभाजन जिला में, जिले को सरकार कहा जाता था। सरकार का प्रमुख कौन होता था? फौजदार। ठीक है, और मुगल प्रशासन के अंतर्गत आप देखेंगे ना, चेक एंड बैलेंस, यानी कि वित्तीय और प्रशासन, इनका जो है चेक एंड बैलेंस रखा जाता था हमेशा। अब अमल गुजार एक ही के हाथ में वित्तीय और प्रशासनिक दोनों सुविधाएं नहीं दी जाती थी। आगे चल के भी आप देखेंगे
जब यूरोपियों के अंतर्गत भारत में द्वैध शासन की स्थापना की जाएगी तो प्रशासनिक दायित्व तो होगा नवाब के पास और वित्तीय दायित्व होगा कंपनी के पास, समझ रहे हैं। इसके माध्यम से मुगलों ने चेक एंड बैलेंस स्थापित करने का प्रयास किया था। इस अर्थ में मुगल प्रशासन एक अलग विलक्षण हो जाता है अपने आप में, ठीक है। अमल गुजार है, ये राजस्व वसूली राजस्व संबंधित अधिकारी है। वितिक्षी है, ये भूमि लगान संबंधी कागजात का अधीक्षक और अभिलेख था, ठीक है, अभिलेखपाल था। सवानिहगार, ये जो है जागीरदारों की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाता था, नियंत्रण रखता था, सवाह निगार कहलाता था। खजानदार, ये सरकार का खजांची होता था। शाहजहां ने सरकार और परगना के बीच में एक इकाई डेवलप की थी जिसे चकला के नाम से जानते थे। तो शाहजहां ने सरकार और परगना के बीच चकला नामक इकाई का विकास किया था, ठीक है। परगना प्रशासन है, परगना प्रशासन में शिकदार हैं, जो परगना का प्रमुख होता था वो शिकदार कहलाता था। कई गांवों के समूह को परगना कहते थे, परगना के प्रमुख को शिकदार कहते थे और इसका काम वही था शांति व्यवस्था स्थापित करना, जबकि आमिल किरोड़ी था, राजस्व से संबंधित था। फौतदार खजांची है और कानूनगो भूमि का लेखा जोखा रखता था। पटवारियों का प्रमुख होता था कानूनगो, ठीक है। तो इस तरीके से परगना प्रशासन हो गया। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी और ग्राम प्रशासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे उन्हें मुकद्दम या पटेल कहा जाता था। तो ग्राम प्रधान होते थे और इसका पद वंशानुगत होता था, जिसे वो बेच या गिरवी रख सकते थे। पटवारी, ये राजस्व विभाग का सबसे निम्न अधिकारी होता था, पटवारी, ठीक है। तो ये हो गया मुगल साम्राज्य का जो है प्रशासन। साम्राज्य का विभाजन प्रांतों में, प्रांतों को सूबा कहा जाता था, ये ध्यान रखना, आप इसे बना भी लेना। साम्राज्य, इसका विभाजन किया जाता था प्रांतों में और प्रांतों को सूबा कहा जाता था। इसका विभाजन होता था जिलों में, जिला को सरकार कहा जाता था। इसका विभाजन होता था परगना में और फिर गांव, यानी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? गांव, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, ठीक है। छोटी इकाई होती थी, ये ध्यान रखना। तो यहां तक क्लियर है, आगे चले। मुगल प्रशासन की जो सबसे खास विशेषता है वो है मुगल मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है। अकबर ने शुरू की थी। हमने इक्तादारी व्यवस्था पढ़ा था, कुछ कुछ उसी तरीके से है मनसबदारी व्यवस्था, लेकिन कुछ अर्थों में भिन्न है, ठीक है। तो मनसब का अर्थ होता है पद और ये मुगल प्रशासनिक सेवा का एक वर्ग है। सेवा संवर्ग मतलब मुगल प्रशासनिक सेवा का एक वर्ग है, यानी मनसबदारों के माध्यम से प्रशासन करना, ठीक है। सर्वप्रथम अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष इसे शुरू किया था। यह मंगोलों की पद्धति से प्रेरित थी, ठीक है। इसका उद्देश्य था मुगल कुलीन वर्ग और अभिजात्य वर्ग एवं सैनिक वर्ग को एक सूत्र में बांधना, ठीक है। यानी इसके अंतर्गत जो मनसब प्रदान किया जाता था वो मुगल कुलीन वर्ग के लोग होते थे, अभिजात्य वर्ग के लोग होते थे, उनके साथ सैनिक दायित्व भी जोड़ा जाता था। तो मुगल कुलीन, अभिजात्य वर्ग और सैनिक वर्ग को एक सूत्र में बांधना, मतलब मनसब के माध्यम से प्रशासन को मजबूत बनाना, ठीक है। इसे जो है मुगल प्रशासन को सुदृढ़ रूप प्रदान किया जा सके। इसकी विशेषताएं क्या थी? तो मनसबदार का पद वंशानुगत नहीं था, ये ध्यान रखना, यानी मनसबदार ट्रांसफर होते रहते थे, ठीक है। तो मनसबदार का पद वंशानुगत नहीं था। इसकी नियुक्ति अंतिम रूप से सम्राट करता था, लेकिन इसकी अनुशंसा, सिफारिश वो मीर बख्शी करता था। मतलब कि ये मनसब, ये जागीर, अब जैसे आप देखेंगे कि मुगल काल के पतन के बारे में सतीश चंद्रा ने एक कॉन्सेप्ट दिया, जागीरदारी संकट, ठीक है। तो ये जागीर, जो जागीरदारी संकट उपस्थित हुआ ना, वो इसी से जुड़ा हुआ था कि जिसे हम मनसबदार कह रहे हैं उनको जो है जागीर दी जाती थी, जागीर आवंटित की जा रही थी। तो जागीरों की संख्या कम हो गई, मनसबदारों की संख्या अधिक हो गई। फिर जागीरों में भी आप देखेंगे जैसे वतन जागीर के लिए संघर्ष होने लगे, अच्छे जागीरों के लिए गुटबंदी होने लगे। तो एक तरीके से इसने कहीं ना कहीं गुटबंदी प्रोत्साहित किया। आगे जब आप पढ़ेंगे कि कारण था
कि अमीरों का मुगल दरबार में वर्चस्व बढ़ा और फिर कई प्रकार के गुट आपको देखने को मिलेंगे, ईरानी दल, तुरानी दल, अफगानी दल, हिंदुस्तानी दल, इस तरह का जो है। तो इसने भी कहीं ना कहीं मुगल साम्राज्य में एक अप्रत्यक्ष अपना योगदान दिया। खैर, तो अंतिम रूप से सम्राट नियुक्त करता था मनसबदार को, लेकिन मनसबदार के की अनुशंसा मीर बख्शी यानी सेनापति द्वारा की जाती थी। आगे चले। मनसबदार के जो वेतन होते थे, वेतन जागीर का आवंटन जो है वो दीवाने आला यानी राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था वो मनसबदार को जागीर आवंटित करता था। सपोज दैट मनसबदार का खर्च 1000 रुपये का है तो वो 1000 रुपये की अनुमानित आय का जागीर फला मनसबदार को आवंटित करता था, जिससे कि वह अपनी खर्च को पूरा करता था। उससे सैनिक रखता था, उसके जो प्रशासनिक खर्च होते थे उन सब के लिए जागीर आवंटन कौन करता था? दीवाने आला। मनसबदार की नियुक्ति, पदोन्नति और अवनति ये किसके द्वारा की जाती थी? सम्राट के द्वारा। जैसे आप कई श्रेणियां देखेंगे, 3 श्रेणियां हैं मनसबदारों की, जिसे हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि जात और सवार के रूप में व्यक्त की जाती थी। मनसबदार सैनिक असैनिक सेवा में रहते थे। मनसबदार के पद को जात और सवार के पद नाम से व्यक्त किया जाता था। जात का अर्थ है पैदल सैनिक, पैदल सैनिक, और सवार का अर्थ है घुड़सवार सैनिक, घुड़सवार यानी घोड़े, ठीक है। तो ये सेना रखना पड़ता था, सैनिक नियुक्त करना पड़ता था कि कितने पैदल सैनिक आपको रखने हैं, कितने घुड़सवार रखने हैं, ये सब मनसबदार के पद को डिसाइड करता था और उसी के अनुसार उनको जागीर का आवंटन किया जाता था, ठीक है। तो जात पद ये मनसबदार के वेतन और मनसबदारी व्यवस्था में उसके पदानुक्रम का सूचक है, ठीक है। यानी जो पैदल सैनिकों की संख्या है उसी के आधार पे मनसबदार का वेतन तय होता था, उसी के आधार पे मनसबदार का पदानुक्रम मतलब स्थिति तय होती थी कि उसकी क्या पोजीशन है। भाई कोई बड़ा मनसबदार है, अब मान सिंह 7000 के मनसबदार, 5000 के मनसबदार, आपने देखा ना खुर्रम 15000 का मनसबदार, तो उसका क्या सिंबॉलिक अर्थ है? तो वो निर्धारण हो रहा है किससे? जात पद से। सवार पद मनसबदार के सैनिक दायित्व को सूचित करता था, समझ रहे? मतलब घुड़सवारों की जो संख्या है मनसबदार की सेना में वो उसके सैनिक दायित्व को निरूपित कर रहा है, ठीक है। घुड़सवार ये उसके सैनिक दायित्व को दिखा रहा है और ये जात पद यानी पैदल सैनिकों की संख्या मनसबदार की वास्तविक मतलब वेतन, पदानुक्रम, इन सब का सूचक है, ठीक है। अब देखिए, जात और सवार के आधार पर मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी, ठीक है, जिसे हम प्रथम श्रेणी का मनसबदार, द्वितीय श्रेणी का मनसबदार और तृतीय श्रेणी का मनसबदार कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको उदाहरण से समझिए। जब जात पदों की संख्या सवार पदों की संख्या के बराबर हो, जात और सवार बराबर हो, अब यहां मैंने उदाहरण दिया कि 5000 जात 5000 सवार, तो ये मनसबदार प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहलाएगा। मतलब जात पद और सवार पद दोनों की संख्या क्या है? बराबर है। दूसरा स्थिति है जब सवार पद मतलब घुड़सवारों की संख्या जात पद के आधा या आधे से अधिक हो, समझ रहे हैं? जैसे जात पद 5000 है और सवार पद 2500 से अधिक है। 5000 का आधा 2500 हो गया, तो 2500 से अधिक हो, 5000 से कम हो, 2500 से अधिक हो, समझ रहे हैं? तो आधा या आधे से अधिक हो, तो ऐसा जो मनसबदार होगा वो द्वितीय श्रेणी का मनसबदार होगा। तृतीय श्रेणी के मनसबदार में वो आते थे जब घुड़सवारों की संख्या मतलब सवार पद जात पद के आधे से कम हो। तो जैसे मैंने उदाहरण लिया, जात पद 5000 है, अब सवार पद 2500 से कम हो, समझ रहे हैं, तो 2000 है, तो ये तृतीय श्रेणी का मनसबदार हो गया। तो जात और सवार पदों के आधार पर मनसबदारों की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई थी, जिसमें पहला मतलब जात पद इक्वल टू सवार पद। तो मैंने एक उदाहरण ले लिया कि 5000 जात 5000 सवार, ये प्रथम श्रेणी का मनसबदार हो गया। द्वितीय श्रेणी में वो मनसबदार आते थे जब सवार पदों की संख्या जात पदों की संख्या में आधे से अधिक हो। जैसे 5000 का जात है तो सवार पद 2500 से अधिक हो, आधा हो या आधे से अधिक हो, तो ये द्वितीय श्रेणी का मतलब जो जात पद है और घुड़सवार पद है इसके आधार पर मनसबदारों की श्रेणियां निर्धारित हो रही हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी स्थिति में
सवार पद मतलब सवार की संख्या जात से अधिक नहीं हो सकती थी, समझ रहे हैं। तृतीय श्रेणी का जो मनसबदार है उसका अर्थ है कि सवार पदों की संख्या जात पदों की आधा या आधे से कम हो, आधे से कम हो, आधा नहीं आधे से कम हो, तो ऐसा तृतीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, सवार पद यानी घुड़सवारों की संख्या जात पद यानी पैदल सैनिकों से ज्यादा नहीं होता था। जहांगीर ने एक इसमें विकास किया, दुअस्पा सिंहस्पा, एक पद्धति विकसित की थी, दुअस्पा और सिंहस्पा पद्धति चलाया था, जिसके अंतर्गत जात पदों की संख्या बढ़ाए बिना सवार पदों की संख्या बढ़ा दी जाती थी। ठीक है, यानी कि जात पदों को स्थिर रखते हुए सवार पदों की संख्या बढ़ा देना। ठीक है, तो इसमें दुअस्पा सिंहस्पा पद्धति जहांगीर द्वारा चलाई गई थी, ध्यान रखना। आगे चले, अब देखिए मनसबदारों का वेतन, तो वेतन नगद में भी दिया जाता था, जागीर में दिया जाता था और नगद और जागीर दोनों में दिया जाता था। जैसे मान लीजिए किसी मनसबदार का वेतन है 5,000 रुपया, तो या तो वो 5,000 आप नगद दे दीजिए, नगद दे दिया गया, या 5,000 की जागीर आवंटित की गई कि भाई आप अपने इस जागीर से अपनी आय प्राप्त कीजिए और फिर उसी से जो है आप अपना खर्च चलाइए। या तीसरा एक होता था जिसमें नगद और जागीर, मान लीजिए 2,000 नगद दिया गया, 3,000 की जागीर दे दी गई, समझ रहे हैं, तो नगद और जागीर दोनों में दिया जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से वेतन दिया जाता था। हर जागीरदार मनसबदार है किंतु हर मनसबदार जागीरदार नहीं है। ठीक है, मतलब जो जितने जागीरदार हैं वो मनसबदार होते ही होते थे, मतलब उनके साथ सैनिक दायित्व तो जोड़ दिया गया, लेकिन हर मनसबदार जागीरदार, जरूरी नहीं कि हर मनसबदार जागीरदार हो, क्योंकि विशेष सेवा के बदले नए क्षेत्रों को जीतने के पश्चात कुछ उच्च पदाधिकारियों को भी मनसब प्रदान किया जाता था। राजा खुश होके, बादशाह खुश होके उनको मनसब बनाता था, तो हर जागीरदार मनसबदार होता था, उसके साथ सैनिक दायित्व तो जुड़ते थे, क्योंकि भूस्वामी, अब जैसे बहुत सारे राजपूत राज्य जिन्होंने मुगल साम्राज्य के अंतर्गत क्या किया, अपना विलय किया, तो उनको मनसबदार की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, मान सिंह को इतने का मनसबदार दे दिया गया, उनको इतने का दे दिया गया, मराठों में संभाजी को इतने का मनसब दिया गया। ठीक है, तो ये होता था, तो ये जागीरदार भी थे एक तरीके से, मतलब इनके पास जागीर अपनी होती थी, तो इनके साथ सैनिक दायित्व तो जोड़ दिए गए, लेकिन हर मनसबदार जागीरदार नहीं होता था। अब जैसे विशेष सेवा के बदले खुश होकर जब बादशाह किसी को मनसब देता था, एक नया क्षेत्र देता था, तो वो जो है उससे जुड़ता था। जागीरदार का जागीर पर कोई वंशानुगत अधिकार नहीं था, जबकि जमींदार भूमि पर वंशानुगत अधिकार रखता था। ठीक है, ये जागीरदार और जमींदार के बीच में अंतर है, ये इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए जागीर के प्रकार, तो जागीर कई तरह के हैं, जैसे सैर हासिल, जोर तलब। ठीक है, सैर हासिल मतलब जहां से राजस्व आसानी से प्राप्त हो जाए, ऐसे जागीर को कहते हैं सैर हासिल जागीर, आसानी से राजस्व प्राप्त होने वाली जागीर। जबकि जोर तलब ऐसी जागीर थी जहां से राजस्व बलपूर्वक प्राप्त करना पड़ता था, युद्ध करना पड़ता था, और स्वाभाविक है कि कोई जोर तलब जागीर लेगा ही नहीं, भाई क्यों वो विद्रोह के आगे जाएगा, क्यों संघर्ष करके वो राजस्व प्राप्त करना चाहेगा। तो इसी सैर हासिल जागीरों के लिए क्या होता था, गुटबंदी होती थी, और आगे चल के ये जागीरदारी संकट का रूप ले लेगी। ठीक है, अब देखिए जागीर की आय को जमादामी और हासिलदामी में देखा जाता था। दामी मतलब दाम, यानी तांबे का एक सिक्का होता था जिसमें कि मूल्यांकन किया जाता था। तो जमादामी का अर्थ है अनुमानित आय। जैसे मैंने कोई जागीर किसी, आप मतलब एक जागीर है जिसकी अनुमानित आय व्यक्त की गई 10,000 रुपये, 1,000 रुपये, लेकिन वहां से वास्तविक 500 मिल रहा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हासिलदामी, मतलब जागीर से प्राप्त होने वाली वास्तविक आय, जागीर की वास्तविक आय। तो जागीर की जो वास्तविक आय है वो है हासिलदामी, और जागीर की जो अनुमानित आय है वो है जमादामी। तो ये एक अंतर देखा गया, समझ रहे हैं, कि आगे चल के आप देखेंगे, नहीं भी अगर होगा तो ये अंतर क्रिएट कर दिया जाता था। खैर, जमादामी और हासिलदामी में अंतर, मुगल मनसबदारी व्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। ठीक है, मतलब अधिक करके उनको दिया गया और कम करके वहां से प्राप्ति हुई। जब कम प्राप्ति हुई तो सैन्य व्यवस्था कमजोर हुई,
उसमें भ्रष्टाचार आया और उससे मुगल मनसबदारी व्यवस्था क्या हुई, ध्वस्त होने लगी। बेजागिरी की समस्या, मनसबदारियों की संख्या बढ़ गई किंतु उनके लिए जागीर उपलब्ध नहीं थी। यही है जागीरदारी संकट। मनसबदारों की संख्या बढ़ रही है, मनसबदारों में शामिल कर रहे हैं, नए नए वर्ग शामिल हो रहे हैं, मराठों से संघर्ष हो रहा है। औरंगजेब के समय में यही तो हुआ था कि एक बड़े क्षेत्र को मिला लिया गया और मनसबदारों खूब जागीर आवंटित की गई। हिंदुओं को सबसे अधिक जो है जागीर इन्हीं के समय आवंटित की गई, औरंगजेब के समय। और उस समय मनसबदारों की संख्या अधिक होना, जागीरों की संख्या कम होना बेजागिरी या जागीरदारी संकट के नाम से जानी गई। ठीक है। जहांगीर ने अफगानों को मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किया किंतु औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या सर्वाधिक थी, हिंदू मनसबदारों की। शाहजहां के समय में मनसबदारों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई, प्रतिशत वृद्धि। औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे 31.5%, जबकि अकबर के समय 22.5% थे। ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलें। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था। तो मुगल कालीन जो सैन्य व्यवस्था है उसमें दो तरह के सैनिक हैं, एक है अहदी और एक है दाखिल। ठीक है। तो बादशाह के लिए नियुक्त सैनिक को क्या कहा जाता था, अहदी सैनिक। ठीक है। जबकि मनसबदारों के नेतृत्व वाली सैनिक क्या होती थी, दाखिल सैनिक। भाई दो तरह की सेना है, एक बादशाह के द्वारा नियुक्त सेना है और एक मनसबदारों की सेना है। ठीक है। तो बादशाह के द्वारा जो नियुक्त सेना है या बादशाह के लिए जो नियुक्त सेना है वो अहदी सैनिक है, और जबकि मनसबदारों के नेतृत्व वाली जो सेना है वो दाखिली सैनिक है। ठीक है। अकबर ने इसमें दहबिस्ती का नियम बनाया, यानी प्रत्येक सैनिक को 2 घोड़े रखना अनिवार्य कर दिया। ठीक है। तो अकबर ने दहबिस्ती का नियम इसमें बनाया था, जिसमें प्रत्येक सैनिक को 2 घोड़े रखना अनिवार्य किया था। दागे महाली विभाग का गठन किया गया और उसके अंतर्गत 1572-73 में, और इसमें जो है घोड़ों पर दाग लगाया जाता था जिससे कि लोग अदल बदल ना सके, भ्रष्टाचार ना हो सके। जैसा हमने सल्तनत में देखा कि फिरोज शाह ने खुद इस पद्धति को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए अपने घोड़ों को पास करवाने के लिए घूस देने दिया था एक सैनिक को कि घूस दे के तुम अपना जो है कर लो। तो सेना में भ्रष्टाचार को रोकने का प्रयास किया गया। जहांगीर ने 2 अस्पा से अस्पा की शुरुआत की, अर्थात कि पद जो है, जात पद को बढ़ाए बिना सवार पदों की संख्या में वृद्धि कर देना ही क्या था, सिंहस्पा 2 अस्पा पद्धति है। सैन्य संगठन, तो पैदल सैनिक हैं। पैदल सैनिक अहेसाम और शेहबंदी। अहेसाम ऐसे सैनिक होते थे जो तलवारबाज और बंदूकची होते थे, वो अहेसाम कहलाते थे। रसद सामग्री के व्यवस्थापक को शेहबंदी कहा जाता था। तो अहेसाम मतलब तलवारबाज, हाँ, बंदूकची, और शेहबंदी रसद सामग्री का व्यवस्थापक। ठीक है। अश्वारोही, अश्वारोही में एक है बरगीर और दूसरा है सिलेदार। तो बरगीर का अर्थ है केंद्रीय घुड़सवार। ठीक है। और सिलेदार का अर्थ है घोड़ा अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करना। ठीक है। तो केंद्रीय घुड़सवारों को बरगीर कहा जाता था, जो केंद्रीय घुड़सवार होते थे बरगीर कहलाते थे, और उनकी जो व्यवस्था करता था घोड़ा अस्त्र शस्त्र सब की व्यवस्था, वो सिलेदार कहलाते थे। हस्ती सेना, पीलखाना विभाग होता था हस्ती सेना से संबंधित। मीर बहर नौसेना से संबंधित था। मेवरा सेना का जासूस, घेला सेना का दास, पलकिया युद्ध भूमि में जो घायल हो जाते थे उनको पालकी होता था ना, उसमें बिठा के ले जाया जाता था, तो वो पलकिया कहलाते थे। तो युद्ध भूमि में घायलों को ले जाया जाता था, मतलब पालकी के माध्यम से ले जाया जाता था। ठीक है। मुगल तोपखाना, तो मुगल तोपखाना का जो प्रमुख होता था उसे मीर आतिश कहा जाता था। मुगल तोपखाना में सबसे पहले बारूद का प्रयोग हुआ, जो आपने देखा कि बाबर ने किया था। ठीक है। और आपने ये भी देखा कि बारूद ने ही एक अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। जब सेना में ताकतवर हुई, शक्तिशाली हुई, तो तोपखाने के माध्यम से पानीपत के युद्ध को जीता बाबर ने। आगे भी उसका प्रयोग होता रहा और अकबर के समय में आपने देखा कि एक अखिल भारतीय साम्राज्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो यानी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार संभव हो सका। ठीक है। अब देखिए, इसका जो प्रमुख होता था तोपखाना विभाग का, वो कहलाता था मीर आतिश। ठीक है। अब तोप, जिनसी तोप कई प्रकार के होते थे। तो जिनसी यानी भारी तोपों को जिनसी कहा जाता था।
इसके अंतर्गत गांजी खां, शेर दहाड़, फतेह लश्कर, जहां कुसा, ये सब कुछ तोपें आती थी। दस्ती ये हल्की तोप होती थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत गजनाल, नरनाल, सुतुरनाल, अर्राब आता था, ठीक है। अर्राब पहिए पे चलने वाली तोप थी, अर्राब, ठीक है। अर्राब पहिए पर चलने वाली तोप थी, ठीक है। गंजे सवाई ये औरंगजेब द्वारा निर्मित जहाज था। गंजे सवाई औरंगजेब ने एक जहाज निर्मित किया था। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां यानी रूमी खां ये बाबर के तोपची थे। कबीर और हुसैन अकबर के तोपची थे। मनुची, इसने स्टीरियो द मोगरा लिखा है। उत्तराधिकार का युद्ध जब हुआ था शाहजहां के काल में, उस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने प्रस्तुत किया है? मनुची ने। तो दारा सिकोह के तोपखाना में काम किया था मनुची, ठीक है। तो तोपखाना विभाग भी एक महत्वपूर्ण विभाग था। अब देखिए मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था, ठीक है। तो मुगल कालीन जो भू राजस्व व्यवस्था है उसको आईने दहसाला या जब्ती प्रणाली के नाम से जानते हैं। आईने दहसाला का अर्थ होता है कि 10 वर्षों का औसत निकाला जाता था और उसके आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया जाता था। इस व्यवस्था का जो जनक है वो टोडरमल को, यानी दीवाने आला था विभाग, उसका प्रमुख था टोडरमल, उनको माना जाता है। अकबर के समय में ये व्यवस्था अस्तित्व में आई। तो 1580 में लागू हुआ। इसके निर्माण में टोडरमल, ये सुधार लीजिएगा, टोडरमल, इनकी विशेष भूमिका थी। 10 वर्षों के उपज के औसत के आधार पर तय किया जाता था, यानी 10 वर्षों का उपज जो होता था उसका एक एवरेज निकाला जाता था और उसके आधार पर तय किया जाता था क्या? भू राजस्व, ठीक है। 1588 में गज सिकंदरी की जगह गज इलाही को अपनाया गया, ठीक है। गज सिकंदरी का विकास किसने किया था? सिकंदर लोदी। और फिर गज इलाही का विकास अकबर ने किया था। इनके बीच 39 संबंधे 41 का अनुपात था, ये हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भूमि मापने की एक इकाई थी गज इलाही, और उससे भूमि मापा गया, 10 वर्षों का औसत निकाला गया, तत्पश्चात भू राजस्व का निर्धारण किया गया। चूंकि भू राजस्व राज्य की आमदनी का, राज्य की आय का एक प्रमुख स्रोत हुआ करता था और ये किसानों से वसूला जाता था, ठीक है। तो इसलिए ये व्यवस्था बेहतर हो सके, जैसे शेरशाह ने उत्तम, मध्यम, निम्न भूमि के प्रकार के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया, उसने डायरेक्ट किसानों से लगान किया। तो उसी पद्धति को बेहतर करने के लिए टोडरमल ने आईने दहसाला या जब्ती प्रणाली का विकास किया था अकबर के कहने पर, और इसमें 10 वर्षों की उपजों का औसत निकाला गया, तत्पश्चात भू राजस्व का निर्धारण किया गया। और ये भी एक कारण माना जाता है कि आप देखेंगे कि अकबर के काल में कोई इस तरह का किसान विद्रोह नहीं हुआ था, ठीक है। अब देखिए मुगल कालीन संस्कृति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण चीज थी जो मुगल चित्रकला है, उसे समझ लें। चूंकि चित्रकला जो है इस्लाम में प्रतिबंधित है, ठीक है। और आगे चल के आप देखेंगे कि जब शरीयत के अनुसार शासन करने की बात आई थी तो औरंगजेब ने चित्रों को क्या कर दिया था? मिटवा दिया था। आपने सल्तनत के अंतर्गत भी देखा कि फिरोज शाह तुगलक, जिसने कि धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई, उलेमाओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया था, उसने भी दरबार से चित्रकारी को क्या किया था? मिटवा दिया था। चूंकि चित्रकला इस्लाम में प्रतिबंधित है, फिर भी जो इस शासक हुए उनकी रुचि रही। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तो विशेष नहीं देखी जा सकती, लेकिन मुगल काल के अंतर्गत चित्रकला का खूब विकास हुआ। और तो और आप देखेंगे कि जहांगीर के समय में जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, समझ रहे हैं। अर्थात जहांगीर के समय चित्रकला, जहांगीर स्वयं चित्रकारी का बहुत बड़ा पारखी व्यक्ति था। ऐसा जहांगीर के बारे में कहा जाता है कि अगर एक ही चित्र कई चित्रकारों ने मिलकर बनाया हो तो जहांगीर बता सकता था कि इस चित्र का कौन सा अंश या कौन सा भाग किस चित्रकार द्वारा बनाया गया। वो इतना बड़ा चित्रकला का पारखी व्यक्ति था जहांगीर, समझ रहे हैं। तो मुगल चित्रकला, इसमें हुमायूं है। मुगल चित्रकला की नींव रखी थी हुमायूं ने, और ख्वाजा अब्दुल सम्मद सिराजी को सीरी कलम की उपाधि दिया था, ठीक है। यानी जब हुमायूं अपने निर्वासन के दौरान ईरान, फारस ये सब घूम रहा था तो वहाँ से ही वो जो है चित्रकला के प्रभाव में आया और ख्वाजा अब्दुल सम्मद इन लोगों को वो भारत लाया था, ठीक है। अकबर, तो अकबर के काल में भी चित्रकारी होती रही
और अकबर का कहना था, चूँकि अकबर का जो शासन था, अकबर ने इस्लाम को ठीक है लेकिन उसने अन्य धर्मों को भी जाना, उसने एक प्रयास किया। इसी के लिए उसने एक इबादत खाना की स्थापना की, कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। और 1578-79 में उसने इबादत खाने का द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिया, क्योंकि अकबर का मानना था कि सभी धर्मों में कुछ न कुछ सच्चाई अवश्य है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो धार्मिक सहिष्णुता की अकबर की नीति रही। उसने इस्लाम को जबरन किसी पर नहीं थोपा, अपनी पत्नी पर भी नहीं थोपा। उसके अपनी पत्नी को उसने हमेशा, जोधा भाई अपने ही धर्म का पालन करती रही, हिंदू ही धर्म का पालन करती रही। अकबर ने कभी उनको इस्लाम में दीक्षित करने के लिए जबरन प्रयास नहीं किया। समझ रहे हैं? तो अकबर चूंकि कहता था कि चित्रकारी ईश्वर को जानने का सबसे अच्छा माध्यम है, यानी अगर कोई किसी को संदेह है कि ईश्वर है या नहीं है, तो वो चित्रकारी के माध्यम से इस बात को समझ सकता है। कैसे समझेगा? तो अकबर कहता था कि एक चित्रकार एक खूबसूरत चित्रकारी कर सकता है। समझ रहे हैं? मतलब एक चित्रकार द्वारा एक खूबसूरत चित्रकारी की जा सकती है, लेकिन उस चित्रकारी में जीवन नहीं डाल सकता वह व्यक्ति। एक सुंदर चित्र बना सकता है, किसी जीव का हो सकता है, किसी पक्षी का हो सकता है, किसी जानवर का हो सकता है, मतलब एक सुंदर आकार दे सकता है, लेकिन उस आकार में जीवन नहीं दे सकता। और यही ईश्वर को जानने का सबसे बड़ा माध्यम है। समझ रहे हैं? मतलब अकबर कहता था कि चित्रकारी ईश्वर को जानना है। चित्रकारी समझने का मतलब ईश्वर को समझना। ठीक है, तो अकबर चित्रकला विभाग का गठन किया था इसने। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रण जो है अब्दुल समद ने किया। अकबर ने अनवार सुहेली, रामायण, महाभारत, चंगेजनामा, लैला मजनू, जफरनामा, अकबरनामा, तूतीनामा, खानदाने तिमूरिया आदि का चित्रांकन कराया। लघु चित्र एवं भित्ति चित्र दोनों बनवाता था। समझ रहे हैं? इन सब का जो है चित्रण जो है कराया। ठीक है, यानी अकबर के समय में लघु चित्र भित्ति चित्र दोनों बने। ठीक है, अब देखिए दसवंत एक महत्वपूर्ण चित्रकार है। दसवंत ये लघु चित्र और भित्ति चित्र दोनों का बनाता था। ठीक है, और अकबर के काल का अग्रणी चित्रकार था। इसने आत्महत्या कर लिया था दसवंत ने। ये कहार था, जाति से कहार था, और ऐसा कहा जाता है कि इसने आत्महत्या कर लिया था दसवंत ने। लघु चित्र और भित्ति चित्र दोनों का बनाता था। दूसरे हैं बसावन। बसावन ये छवि चित्रकारी और व्यंग्य चित्रण में बेजोड़ थे। बड़े शानदार छवि चित्रकारी, व्यंग्य चित्रकारी बनाते थे। इनके कुछ चित्रकारियां जैसे कृष का घोड़े के साथ मजनू का चित्र, यूरोपीय शैली का विशेषज्ञ था बसावन। ठीक है, तो ये अकबर के काल के प्रमुख चित्रकार हैं। अकबर स्वयं कहता था कि चित्रकारी ईश्वर को जानने का सबसे अच्छा माध्यम है। ठीक है, तो इसके समय में चित्रशाला विभाग की स्थापना हुई। जहांगीर का जो काल है वो चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। मतलब जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जहांगीर की चित्रकला में अतिशय रुचि थी। समझ रहे? वो खुद एक शानदार चित्रकार था, और वो कहता था कि अगर कोई एक चित्र कई चित्रकारों ने मिलकर बनाया हो तो मैं ये बता सकता हूं कि इसका कौन सा भाग कौन से चित्रकार द्वारा बनाया गया होगा, इसका अमुक भाग अमुक चित्रकार ने बनाया होगा। अगर किसी व्यक्ति का कोई चित्रण है तो मैं स्पष्ट बता सकता हूं कि इसका नाक किसने बनाया, इसकी भौं किसने बनाई है, इसकी आंखें किसने बनाई है। इतना पारखी व्यक्ति था जहांगीर। तो जहांगीर का काल चित्रकला का क्या था? स्वर्ण काल था। जहांगीर स्वयं कुशल चित्रकार था। सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण उसके समय में हुआ। अकारिजा के नेतृत्व में उसने एक चित्रणशाला की स्थापना की थी। ठीक है, प्रमुख चित्रकार जो जहांगीर के दरबार में रहते थे, उसमें दौलत जहांगीर के आदेश पर पानी में देखकर खुद का रूप चित्र बनाया था दौलत ने। विशन दास ये छवि चित्र विशेषज्ञ हैं। जहांगीर ने इसे फारस भेजा था। ईरान के शासक शाह अब्बास का चित्र बनाया था इसने, बिशन दास। मंसूर पक्षी विशेषज्ञ था, मुगल चित्रकार है, पक्षी का चित्रकारी करने में विशेषज्ञता थी मंसूर। जहांगीर ने इसे नादिर उल असर की उपाधि दी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पक्षी चित्र विशेषज्ञ था मंसूर। अबुल हसन ये जहांगीर का प्रिय चित्रकार था, और नादिर उल जमा की उपाधि इसे जहांगीर ने दी है। ठीक है,
इसके अलावा भी मोहम्मद नादिर हैं, मुराद हैं, तुलसी, गोवर्धन, फारूक बेग, मनोहर, माधव, ये चित्रकार जहांगीर के दरबार में रहते थे। तो जहांगीर का दरबार या जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जहांगीर के समय में चित्रकला का बहुत विकास हुआ। ठीक है, आगे चले। शाहजहां, तो शाहजहां सर्वाधिक छवि चित्रों का निर्माण हुआ शाहजहां के समय में, यानी सर्वाधिक छवि चित्रों का निर्माण किसके समय में हुआ? शाहजहां के समय में। ठीक है, तो सर्वाधिक छवि चित्रों का निर्माण शाहजहां काल में हुआ। फकीरुल्लाह ये मुख्य चित्रकार थे। इसके अलावा नादिर समरकंदी हैं, मोहम्मद जमा, अनूप, मुरार, विभिन्न अन्य चित्रकार थे। ठीक है, औरंगजेब के काल में चूंकि औरंगजेब का घोषित उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना, काफिरों के देश को इस्लामिक देश के रूप में तब्दील करना, तो औरंगजेब ने शरीयत के अनुसार शासन किया, तो चित्रकारी को बैन कर दिया। ठीक है, तो इसने चित्रकला को कोई संरक्षण नहीं दिया, बल्कि जो चित्र कलमा वगैरह जो खोदे जाते थे, जो चित्र बनाए गए थे, उनको मिटवा भी दिया। समझ रहे हैं? मनुची बताता है कि औरंगजेब ने मकबरे के सभी भित्ति चित्रों को मिटवा दिया। ठीक है, चूंकि इस्लाम में इसे मान्यता नहीं थी, औरंगजेब एक धार्मिक कट्टर मुसलमान था, उस धार्मिक रूप से कट्टरता उसने दिखाई और फिर उसने जो है इन चित्रों को मिटवा दिया। अब देखिए मुगल संगीत, मुगल दरबार में संगीत, तो हुमायूं के समय में अगर देखें तो संगीतज्ञ, वादक और नर्तक लोगों का एक पृथक समूह बनाया था जिसे अहले मुराद के नाम से जाना जाता था। हुमायूं इन सब में रुचि लेता था। ठीक है, और जितने भी संगीतज्ञ थे, वादक थे, नर्तक लोग थे, इनका एक पृथक उसने समूह बनाया था जिसे अहले मुराद कहा जाता था। और हुमायूं के दरबार में बच्चू नामक एक गवैया था। ठीक है, अकबर, अबुल फजल ने अकबर के दरबार में 36 गायकों का उल्लेख किया है। तानसेन, बाज बहादुर सर्वाधिक प्रसिद्ध थे उनमें, तानसेन, बाज बहादुर। तानसेन ने तो कई रागों का भी आविष्कार किया। अकबर स्वयं बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था। ठीक है, बाज बहादुर ने अकबर को नगाड़ा बजाना सिखाया था। ठीक है, तो अकबर खुद बहुत अच्छा नगाड़ा बजाता था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ठीक है, और तानसेन ने कई रागों का भी विकास किया था, जैसे मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हाड़ा, ये सब रागों का विकास तानसेन द्वारा किया गया था। बाबा रामदास, बैजू बावरा, गिजाली अन्य संगीतज्ञ थे। अकबर के ही काल में अष्टछाप संगीत परंपरा का उद्भव हुआ। स्वामी हरिदास ये संगीत के महान पंडित थे। अकबर उन्हें सुनने जाता था, वेश बदलकर उनको सुनने जाता था। ठीक है, तो अकबर के काल में संगीत का काफी विकास हुआ। जहांगीर, बिलास खां, छतर खां प्रमुख संगीतज्ञ थे। जहांगीर ने गजल गायक सैकी और आनंद खां को, गजल गायक सैकी को आनंद खां की उपाधि दिया था जहांगीर ने। शाहजहां, लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दिया था शाहजहां ने। खुशहाल खां, विश्राम खां अन्य संगीतज्ञ थे। औरंगजेब ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि शरीयत के अनुसार संगीत मान्य नहीं है। ठीक है, जैसे मोहम्मद बिन गयासुद्दीन तुगलक, वो भी थोड़ा धार्मिक रूप से उलेमाओं को संतुष्ट करना चाहता था, और निजामुद्दीन औलिया गीत संगीत समा में विश्वास रखते थे, चिश्ती संत थे, और उसने कहा कि आप राजधानी खाली करो, और उन्होंने कहा हुनूस दिल्ली दुरुस्त। याद है? तो औरंगजेब इस्लाम में चूंकि संगीत शरीयत के अनुसार या इस्लामी कानून के अनुसार संगीत पर अनुमति नहीं थी संगीत को, तो औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। जबकि औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणा वादक था, वीणा का बड़ा अच्छा प्लेयर था औरंगजेब। ठीक है, और आपको आश्चर्य होगा कि इसी के काल में फकीरुल्लाह ने मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण स्वयं औरंगजेब को अर्पित किया था। संगीत पर बहुत सारी किताबें इसके काल में लिखी गई। ठीक है, तो इस तरीके से औरंगजेब संगीत यानी वीणा का एक कुशल प्लेयर था, लेकिन चूंकि संगीत इस्लाम और शरीयत में प्रतिबंधित था तो इसने भी प्रतिबंधित किया। बावजूद फकीरुल्लाह ने मान कुतूहल का अनुवाद राग दर्पण उसको अर्पित किया था, और कहते हैं कि संगीत की बहुत सारी ग्रंथ इसके काल में लिखी गई। तो उत्तर मुगल शासक में पहला शासक है बहादुर शाह आलम प्रथम। इसी का नाम है मुअज्जम। औरंगजेब के 3 पुत्र थे।
औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, ठीक है। और इसके 3 पुत्र हैं, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। इन 3 पुत्रों में उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें अंततः मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से अपने को बादशाह घोषित कर दिया, बहादुर शाह, ठीक है। इसने आजम को जजाऊ के युद्ध में पराजित किया और कामबख्श को बीजापुर के युद्ध में पराजित किया, ठीक है। और फिर जो है उत्तर मुगल बादशाह, उत्तर मुगल शासक बना, ठीक है। तो अब हम बहादुर शाह के बारे में देखेंगे कि बहादुर शाह के बारे में क्या बातें हैं। तो पहले हम बहादुर शाह को देखें, पहले एक बार उत्तर मुगल बादशाहों की एक सूची देख लें कि कौन कौन इसके अंतर्गत हैं। तो बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम 1707 से 1712 तक शासन करते हैं। फिर जहांदार शाह है 1712-13, लगातार शासक बदलते रहते हैं। फर्रुखशियर है 1713 से 1719। रफ़ी-उद-दरजात है, ये इनका बहुत कम शासन रहा है, 28 फरवरी से 4 जून 1719। रफ़ी-उद-दौला 6 जून से 17 सितंबर 1719। मोहम्मद शाह रंगीला है 1948 है। अहमद शाह है 48 से 54। आलमगीर द्वितीय है 54 से 58। शाह आलम द्वितीय है 1759 से 1806। अकबर द्वितीय है 1837। और फिर अंतिम मुगल बादशाह हैं जिनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, 1837 से 1857। यानी 1857 की क्रांति के पश्चात मुगल साम्राज्य का समाप्त हो गया भारत से, और फिर बाकायदा ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश क्राउन का शासन भारतीय क्षेत्र पर स्थापित हुआ, ठीक है। पढ़ेंगे जब 1857 का विद्रोह तो समझेंगे कि किस तरीके से क्राउन का शासन भारत में स्थापित होगा, यानी ब्रिटिश संसद का शासन, ब्रिटिश सरकार का शासन भारतीय क्षेत्रों पर स्थापित हुआ जो ब्रिटिश भारत था, क्योंकि कंपनी के भी शासन का अंत हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के बारे में। ये जो चैप्टर है आपका, ये थोड़ा सा फैक्चुअल नेचर का है, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें तथ्य ही तथ्य हैं, बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें इनके बारे में मिलती नहीं हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई कब हुई? 1707 में। और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके 3 पुत्रों में, जिसमें मुअज्जम, आजम और कामबख्श हैं, इनके बीच सत्ता के लिए, गद्दी के लिए संघर्ष आरंभ हो गया, जिसे हम उत्तराधिकार के संघर्ष के नाम से जानेंगे कि उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ गया, ठीक है। मुअज्जम ने अपने को बहादुर शाह के नाम से बादशाह घोषित किया, बहादुर शाह की उपाधि ली मुअज्जम ने और अपने को बादशाह घोषित किया, ठीक है। बहादुर शाह ने जजाऊ के युद्ध में, 1707 में हुआ था जजाऊ के युद्ध में, उसमें आजम को पराजित करता है, और बीजापुर के युद्ध में वो कामबख्श को पराजित करता है बहादुर शाह, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इस तरीके से जब आजम और कामबख्श पराजित हो गए तो मुअज्जम जो है शासक बना और बहादुर शाह की उपाधि लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से जजाऊ के युद्ध में वो आजम को और बीजापुर के युद्ध में वो कामबख्श को पराजित कर देता है मुअज्जम, ठीक है। इसके बाद बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से 1707 में वो मुगल गद्दी पर बैठता है, ठीक है। तो मुअज्जम जो है उत्तर मुगल बादशाह में पहला शासक बनता है, ठीक है। मुअज्जम की जो उपाधि है शाहे बेखबर, मुअज्जम को या बहादुर शाह को शाहे बेखबर नाम से भी जाना जाता है। और ये जो उपाधि है उसकी, वो खफी खां ने इसे दी है। एक इतिहासकार हैं, उनका नाम है खफी खां। खफी खां ने बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम को जो है शाहे बेखबर की उपाधि दी है, ठीक है। बहादुर शाह की जो नीति है शांति प्रिय नीति थी, मिलनसार स्वभाव था, और यही कारण है कि उसे जो है जितने भी दरबार में गुट थे, जितने भी दल थे, शाही दरबार के अधिकांश गुटों का सहयोग प्राप्त करने में वो सफल रहा। और फिर इस सहयोग के माध्यम से उसने अपने प्रतिद्वंदी भाइयों को, जो सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे, उनको पराजित किया। इसने, बहादुर शाह प्रथम ने, राजपूतों
और मराठों के प्रति सौहार्दपूर्ण नीति अपनाई। ठीक है, क्योंकि उस समय राजपूत भी शक्तिशाली थे, मराठा भी शक्ति का उत्कर्ष हुआ। हम मराठा पढ़ेंगे, जब आंग्ल यूरोपियों का आगमन होगा ना तो एक साथ ही पढ़ लेंगे, आंग्ल मराठा पढ़ना ही है। तो मराठा सत्ता का उदय, शिवाजी, सबको एक साथ देख लेंगे। फिर किन परिस्थितियों में अंग्रेजों का मराठों से संघर्ष हुआ, ये सब सारी बातें हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है एनसीईआरटी में अलग अलग दिया हो, एनसीईआरटी में दिया भी है। अब जैसे 18वीं सदी का भारत तो उसने क्लासिफाई किया है। ठीक है, लेकिन हम उसको अरेंज करके पढ़ेंगे, एक व्यवस्था में पढ़ेंगे, एक क्रम में पढ़ेंगे। सारी चीज़ें अलग अलग पढ़ेंगे, चीज़ें जो है थोड़ी सी कठिनाई उत्पन्न हो करेंगी। एक साथ पढ़ेंगे, एक क्रम में पढ़ेंगे तो हमें याद भी रहेगा, सिक्वेंस भी बना रहेगा। ठीक है, तो राजपूतों और मराठों के प्रति इसने सौहार्दपूर्ण नीति अपनाई, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं, एक हेल्दी रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, स्वस्थ संबंध जो है नीति अपनाई। मराठों को इसने दक्कन, दक्षिण का सरदेशमुखी दे दिया। ये कर है, सरदेशमुखी और चौथ, दो कर है जो कि मराठे वसूलते थे। ठीक है, सुरक्षा के बदले सरदेशमुखी 1/10 होता था, कुल आय का 1/10 होता था। जो राज्य उन्हें सरदेशमुखी देते थे उन्हें जो है वो उन पर आक्रमण नहीं करते थे, जो राज्य उन्हें चौथ देते थे वो आक्रमण नहीं करते थे, बल्कि विदेशी आक्रमण से भी उन्हें सुरक्षा प्रदान करते थे। तो इस तरीके से सरदेशमुखी जो है वसूलने का अधिकार दे दिया। बहादुर, बंदा बहादुर, ये देखिए सिखों का नेता है बंदा बहादुर। ठीक है, हमने सिख हम पढ़ चुके हैं। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों के एक राजनीतिक साम्राज्य का उद्भव होगा। ठीक है, पढ़ेंगे अभी हम क्षेत्रीय राज्यों के बारे में, तो उसमें पढ़ाएंगे। तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया था। बादशाह ने विद्रोहियों के खिलाफ नेतृत्व किया, लेकिन सिखों को दबाया नहीं जा सका। ठीक है, तो बहादुर शाह प्रथम के बारे में ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके दरबार में उच्च प्रतिनिधिमंडल जोशुआ केटलार के नेतृत्व में आया। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि एक डच प्रतिनिधिमंडल है। ये चीज ध्यान रखना है, इसको सुधार लेना आप। डच मतलब बहादुर शाह के दरबार में एक डच प्रतिनिधिमंडल आया मिलने के लिए, चूंकि यूरोपियों का भी आगमन हो चुका था। समझ रहे हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, पढ़ेंगे अभी कुछ देर में, फिर डच आएंगे, फिर अंग्रेज आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे। ठीक है, फ्रांसीसी सबसे बाद में आते हैं। तो बहादुर शाह के जो दरबार में डच प्रतिनिधिमंडल आया था जोशुआ केटलार के नेतृत्व में, जिसका नेतृत्व किया था जोशुआ केटलार ने। 1792 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1792 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और सिडनी ओवेन एक इतिहासकार हैं, उन्होंने बहादुर शाह के बारे में कहा है कि अंतिम मुगल बादशाह था जिनके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते थे। मतलब अब जो है, जो शासक आएंगे अब वो नाम मात्र के ही शासक रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 1792 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। ठीक है, अगले शासक के रूप में जहांदार शाह आते हैं। जहांदार शाह दूसरे हैं महत्वपूर्ण। जहांदार शाह 1712 से 13 ईस्वी में। इन्हें लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांगीर ने शक्तिशाली अमीर जुल्फिकार के सहयोग से जहांदार शाह ने, ये गलत टाइप हो गया है, इसे सुधार लीजिएगा। जहांदार शाह ने, एक अमीर है जुल्फिकार खां, उनके सहयोग से सत्ता प्राप्त किया था। दरअसल मैंने कहा ना कि इस समय मुगल दरबार जो वो गुटबाजियों का केंद्र बन गया, और मुगल दरबार में कई गुट हो गए, ईरानी दल, तुरानी दल, हिंदुस्तानी दल, अफगानी दल, मतलब कई दल बन गए। चूंकि अमीर मतलब जो प्रशासनिक वर्ग से संबंधित हैं, अमीर वो सब थे, तो अलग अलग दलों में वो गुट बना लिए, गुटबाजी हो गया। इसी एक दल है तुरानी दल, जुल्फिकार खां, और उनके सहयोग से जहांदार शाह क्या होता है,
सत्ता पे बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, आगे चल के आप देखेंगे कि इन्हीं दलों में एक दल है हिंदुस्तानी दल, जो हिंदुस्तानी मुसलमानों का दल है, जिसमें सैयद बंधु के नाम से वो जाने जाते हैं। सैयद बंधु को इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। मतलब ये जो गुटी दलबाजी है, उसमें ये जो दल हैं, दरबारी दल हैं, वो इतने ताकतवर हो गए कि राजा बनाने वाले के नाम से जाने जाने लगे। वो जिसे चाहते थे राजा बनाते थे, और जिसे नहीं चाहते थे उसे हटा देते थे। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इनका प्रभुत्व दरबार में स्थापित हुआ। अब देखिए, जहांदार शाह कहने को मुगल बादशाह हैं, लेकिन सत्ता किसके सहयोग से प्राप्त कर रहे हैं? जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां उनके सहयोग से सत्ता प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, जहांदार शाह के समय की एक महत्वपूर्ण बात है कि इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया है, ये ध्यान रखना। राजपूतों के प्रति भी इसने उदारतापूर्ण नीति अपनाई। ठीक है, जैसे जय सिंह राजपूत शासक हैं, वो मालवा के सूबेदार थे, मिर्जा राजा की पदवी दी इनको। ठीक है, मालवा की सूबेदारी और मिर्जा राजा की पदवी दी। अजीत सिंह, इनको महाराजा की पदवी दी। ठीक है, तो राजपूतों के प्रति भी इसने सौहार्दपूर्ण नीति अपनाई। मराठों को चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब मराठा पढ़ेंगे तो इसे और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा आपको। चौथ मतलब कुल आय का 1/4 और सरदेशमुखी 1/10। ठीक है, ये सुरक्षा के बदले, लूटपाट के बदले, कि अगर जो ये कर देंगे उनके राज्य को सुरक्षा मिलेगी, लूटपाट से नहीं करेंगे मराठे, बल्कि विदेशी आक्रांताओं से बचाएंगे, आक्रमण से। ठीक है, तो ये चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 कर अलग अलग लेते थे। इनका अधिकार दिया, लेकिन इस शर्त पर दिया कि ये जो चौथ और सरदेशमुखी है उसकी वसूली कौन करेगा? मुगल अधिकारी करेंगे। मराठों को दक्कन में चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार इस शर्त पर उसने दिया कि इसकी वसूली दक्षिण भारत के अंतर्गत मुगल अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। समझ रहे? जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका है, एक लाल कुंवरी नर्तकी है, उसका विशेष प्रभाव माना जाता है। ठीक है, तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। इसने एक दरबारी अमीर जुल्फिकार खां के सहयोग से सत्ता प्राप्त किया। जजिया मतलब गैर मुस्लिमों पर, ठीक है, यानी हिंदू वगैरह पे जो जजिया कर लगाया जाता था, सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर, एक सैनिक कर था जजिया, उसको इसने समाप्त किया। राजपूतों के प्रति सौहार्दपूर्ण नीति अपनाई, क्योंकि इस समय देखेंगे तो एक तरफ मुगल हैं, एक तरफ राजपूत हैं, एक तरफ मराठे हैं। समझ रहे? एक तरफ सिख हैं। यही 4-5 शक्तियां पूरे भारत के अंतर्गत विद्यमान हैं। ठीक है, तो राजपूतों के लिए सौहार्दपूर्ण नीति अपनाई। जय सिंह को इसने मालवा की सूबेदारी, मिर्जा राजा की उपाधि दी। अजीत सिंह, जो कि अजीत सिंह को इसने जो है महाराजा की पदवी दी। ठीक है, मराठों को चौथ और सरदेशमुखी ये जो है वसूलने का अधिकार दिया दक्षिण के अंतर्गत, लेकिन इस शर्त पर दिया कि उसकी वसूली कौन करेंगे? मुगल अधिकारी करेंगे। जहांदार शाह पर उसकी प्रेमिका लाल कुंवरी का विशेष प्रभाव माना जाता है। ठीक है, तो ये जहांदार शाह। अगले फर्रुखशियर हैं। फर्रुखशियर सैयद बंधुओं के सहयोग से सत्ता प्राप्त करते हैं। 1713 से 19 इनका टाइम पीरियड है। अब देखिए, सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल के नेता हैं। जो हमने कहा कि जो मुगल दरबार था वो गुटबंदियों का अड्डा बन गया, केंद्र बन गया। अब फर्रुखशियर इन्हीं सैयद बंधु, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां बाराहा। ठीक है, इन्हें इतिहास में सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां बाराहा को इतिहास में सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुस्तानी दल के नेता हैं। हिंदुस्तानी दल के नेता हैं। ठीक है, इतने पावरफुल हैं कि इन्हें इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। किंग मेकर
यानी राजा बनाने वाला, किंग मेकर, राजा बनाने वाला। जिसको चाहते थे वो गद्दी पर बैठता था और जिसको नहीं चाहते थे वो गद्दी पर नहीं बैठता था। समझ रहे? तो सैयद बंधु के सहयोग से, यानी अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां बारहा, इनके सहयोग से फर्रुख सियर जो है सत्ता प्राप्त करता है, मुगल शासक बनता है। ठीक है। सैयद बंधु काफ़ी पावरफुल है, इनकी काफ़ी शक्ति है, इन्हें इतिहास में किंग मेकर नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। फर्रुख सियर को इतिहास में घृणित कायर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, घृणित कायर। ठीक है। फर्रुख सियर को घृणित कायर भी कहा जाता है। इसने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी, सवाई राजा जय सिंह। और मारवाड़ के शासक हैं अजीत सिंह, जिसे जहांदार शाह ने महाराजा की उपाधि दिया था। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुख सियर से किया। ठीक है। तो राजपूतों के साथ भी अभी संबंध ठीक है। चूंकि सिख नेता है बंदा बहादुर, उन्होंने विद्रोह किया था किसके समय में? बहादुर शाह प्रथम, मुअज्जम के समय में। तो इसी लगातार मुगल और सिखों का संघर्ष चल रहा था और फिर इसी क्रम में फर्रुख सियर ने सिख नेता जो बंदा बहादुर हैं उनको दिल्ली में फांसी दे दी थी। ठीक है। चूंकि सिख और मुगल लगातार लड़ रहे थे और ये बंदा बहादुर सिखों को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। हम पढ़ेंगे सिख, तो उसमें भी पूरा पढ़ेंगे। 12 मिसल थे और उसमें से एक मिसल है सुकरचकिया मिसल, जिसके प्रमुख हैं महासिंह, उनके पुत्र हैं रणजीत सिंह। समझ रहे हैं? और रणजीत सिंह ने पंजाब को एक राज्य के रूप में तब्दील किया। तो रणजीत सिंह के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि किस तरीके से अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया और उसको ब्रिटिश भारत के अंतर्गत शामिल किया। ठीक है। तो बंदा बहादुर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सिखों को एक राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित किया और दिल्ली में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है। इसी के समय अंग्रेजों को एक शाही फरमान के द्वारा व्यापार में छूट प्राप्त हुई थी। ठीक है। 1717 में इन्होंने एक शाही फरमान दिया था अंग्रेजों को, पढ़ेंगे हम, और उससे अंग्रेजों को कुछ विशेष रियायतें दी गई। ठीक है। तो इन्होंने अंग्रेजों को दिया ऐसा। ठीक है। मतलब कुछ पैसे के बदले 3000 रुपये अगर वो देते हैं वार्षिक कर के रूप में, तो उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की छूट दी गई। 10,000 रुपये अगर वार्षिक देंगे तो सूरत से भी कर मुक्त व्यापार करेंगे। ठीक है। उनका सिक्का ढालने का अधिकार दिया गया जो पूरे मुगल साम्राज्य के अंतर्गत मान्य होगा। समझ रहे हैं? इस तरह के कुछ इन्होंने विशेषाधिकार दिया था अंग्रेजों को। और जिसे इतिहासकार ओल्म्स हैं वो अंग्रेजी कंपनी का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है महान अधिकार पत्र, यानी कि कुछ उन्होंने प्राप्त किया, एक अधिकार उनको मिल गया, सिक्के ढालने का अधिकार। समझ रहे? तो इन्होंने इन्हीं के समय में अंग्रेजों को एक शाही फरमान के द्वारा व्यापार में छूट प्राप्त हुई थी, ये ध्यान रखना। आगे हम पढ़ेंगे जब विदेशी यूरोपीय कंपनियों का आगमन है तो यूरोपीय कंपनियों ने, अब जैसे अंग्रेज पढ़ेंगे तो देखेंगे कि भारत के किन किन क्षेत्रों में उन्होंने फैक्ट्रियां स्थापित की। फिर बंगाल के अंतर्गत जब देखेंगे तो उसमें ये बातें आएंगी। ठीक है। सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुख सियर की हत्या कर दी गई। ठीक है। यानी जिन्होंने फर्रुख सियर को सत्तासीन किया उन्हीं ने इसका हत्या भी कर दिया, सैयद बंधु। अगले शासक हैं रफ़ी-उद-दरजात। इन्होंने सबसे कम समय तक शासन किया है, 28 फरवरी से 4 जून। ठीक है। और सबसे कम समय तक शासन करने वाले मुगल बादशाह के रूप में जाने जाते हैं रफ़ी-उद-दरजात। सैयद बंधुओं ने इनको गद्दी पर बिठाया। इनकी मृत्यु टीबी या क्षय रोग, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो टीबी या क्षय रोग से हुई थी। ठीक है। आगे चलें। फिर बैठेंगे रफ़ी-उद-दौला, जून से सितंबर। तो रफ़ी-उद-दरजात के बाद रफ़ी-उद-दरजात की मृत्यु के बाद रफ़ी-उद-दौला शासक बनते हैं। सैयद बंधुओं ने इन्हें शासक बनाया। इसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि ली और पेचिश के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। ये ध्यान रखना। मतलब कुछ खास उपलब्धि नहीं है, 4-6 महीने का इन लोगों का टाइम पीरियड है, तो पेचिश से ये मर गए। अगला शासक है जो महत्वपूर्ण है, मोहम्मद शाह उर्फ रोशन अख्तर। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1719 से 1748, 1748। मोहम्मद शाह
उर्फ रोशन अख्तर, ये इनका टाइम पीरियड है। ठीक है, इनका जीवन अत्यधिक विलासितापूर्ण है और इनके दरबार में नृत्य संगीत के बड़े शौकीन व्यक्ति हैं, समझ रहे हैं, नाच गान ये सब होता रहता था। इनके इसी स्वभाव को देखकर इन्हें मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। ठीक है, रंगीला, ठीक है, यानी कि विलासितापूर्ण जीवन, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन और नृत्य संगीत में अतिशय रुचि के कारण इन्हें जो है रंगीला के नाम से जाना जाता है इतिहास में। तो अब इनका नाम होगा मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, तो रंगीला इनकी उपाधि हो गई। इन्हीं के काल में सैयद बंधुओं का अंत हुआ। सैयद बंधु यानी कि अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां वाराहा। ठीक है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां वाराहा। दरअसल इनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि जो अन्य दरबारी गुट हैं, जैसे तुरानी दल है, ईरानी दल है, ठीक है, वो इनसे नफरत करते थे और लगातार जो मुगल बादशाह है उसके कान भरते थे कि ये जो है काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं। और फिर आप उदाहरण देख ही रहे हैं कि लगातार शासक बदल रहे हैं। तो वो मोहम्मद शाह रंगीला इनसे मुक्त होना चाहता था, तो इनका अंत हो गया, मतलब मार दिए गए। इसी के काल में निज़ामुल मुल्क, ठीक है, निज़ामुल मुल्क हैं और उन्होंने वो दरअसल इसके वज़ीर थे, मोहम्मद शाह रंगीला के वज़ीर थे, लेकिन दरबारी स्थिति को देखते हुए उनका मन उचट गया और फिर वो दक्षिण भारत की ओर चले गए और उन्होंने हैदराबाद राज्य की नींव डाली। सादत खान ने अवध को स्वतंत्र कर लिया और फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। ठीक है, मुर्शीद कुली खां, फिर बाद में उनका दामाद आता है, फिर उसका पुत्र आता है, अलवर्दी खां तक आते आते बंगाल भी लगभग मुगल साम्राज्य के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो अब एक तरीके से क्षेत्रीय राज्य बनने लगे। मुगल जो केंद्रीकृत शासन था उसकी शक्ति कमजोर हो गई। हैदराबाद बन रहा है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा स्वतंत्र हो रहे हैं, अवध एक स्वतंत्र राज्य बन रहा है। ठीक है, तो कई मतलब भागों में मुगल साम्राज्य बट रहा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्हीं के काल में 1739 में नादिर शाह का, फारस के शासक हैं नादिर शाह, उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण किया था और दिल्ली पर आक्रमण किया, खूब लूटपाट की, समझ रहे हैं, कत्लेआम करवाया, तो एक आतंक सा आ गया। ठीक है, तो इससे भी मुगल सत्ता क्या हुई, कमजोर हो गई। नादिर शाह के आक्रमण से, जैसे तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली सल्तनत की सत्ता को कमजोर किया था, नादिर शाह के आक्रमण ने मुगल सत्ता को कमजोर किया। ठीक है, और फिर इसी नादिर शाह का जो आगे आएगा शख्स सेनापति है, और उसके जो है उसका भी आक्रमण होगा। ठीक है, अफगान, ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध होगा। ठीक है, तो नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, 1737 में बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठे भी दिल्ली तक पहुंच गए, यानी दक्षिण से मराठे भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से इनके समय में एक तरीके से क्या अव्यवस्था आ गई, शक्ति कमजोर हो गई, मुगल सत्ता जो है काफ़ी क्षीण हो गई। अगले अहमद शाह हैं, तो इसके काल तक आते आते मुगल अर्थव्यवस्था बहुत छिन्न भिन्न हो गई और इस स्थिति में पहुंच गई कि सेना को वेतन देने के लिए भी पैसा न रहा। और इसी के समय में अहमद शाह अब्दाली ने 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया है। नादिर शाह का सेनापति था, अफगान था अहमद शाह अब्दाली, इसने भी दिल्ली पर आक्रमण किया। इसने भी मुगल शक्ति को क्या कर दिया, तोड़ दिया, खूब लूटपाट किया और फिर जाते जाते उसने अपने प्रतिनिधियों को दिल्ली, पंजाब में नियुक्त करते हुए गया। समझ रहे हैं, इसके समय में राजकीय कामकाज में उधम बाई, मतलब अहमद शाह के समय में राजकीय कामकाज में उधम बाई, जिनको जो है किबला ए आलम कहा जाता था, उनका अत्यधिक हस्तक्षेप था। वजीर हैं इमादुल मुल्क, इमादुल मुल्क अहमद शाह को अपदस्थ कर दिया और फिर जहांदार शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठाया।
ठीक है। आलमगीर द्वितीय आते हैं, ये इमादुल मुल्क के हाथों की कठपुतली रहेंगे क्योंकि इमादुल मुल्क ने इन्हें गद्दी पर बिठाया है। फिर इमादुल मुल्क ने इसकी हत्या करा दिया और इसी के समय प्लासी का युद्ध होता है 1757। और इन्हीं परिस्थितियों में आप देखेंगे कि अंग्रेजी शक्ति बढ़ रही है क्योंकि मुगल तो अब नाम मात्र के हैं शासक, मेन तो सेनापति दरबारी गुटबाजी चल रही है व्यवस्था बस, ठीक है। तो इस राजनीतिक विखंडीकरण की स्थिति में अंग्रेजों को एक मौका मिलता है प्लासी में, जिसमें कि वो सिराजुद्दौला को पराजित करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि बंगाल पर किस तरीके से नियंत्रण स्थापित करते हैं अंग्रेज। तो उस समय शासक आलमगीर द्वितीय था, मुगल शासक, ठीक है। अब है अगले शासक शाहजहां तृतीय। तो आलमगीर की मृत्यु के पश्चात बिहार में था, वहीं अपने को बादशाह घोषित कर दिया और इमादुल मुल्क ने कामबख्श के पौत्र मुही मिल्लर को शाहजहां तृतीय के नाम से सिंहासन पर बिठाया। अब इस तरीके से आप देखेंगे कि मुगल काल के अंतर्गत 2 शासन अलग अलग स्थानों पर सिंहासन रूढ़ हुए। फिर है शाह आलम द्वितीय। इस समय मुगल शासन केवल नाम मात्र के शासक थे, जो मुगल शासक थे केवल नाम मात्र के रह गए। वे अमीरों, मराठों और अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन चुके थे। 1803 में अंग्रेज दिल्ली पर भी अधिकार कर लेंगे, तो अब जो मुगल शासक होंगे वो पेंशन याफ्ता हो जाएंगे, अंग्रेजों के पेंशन भोगी हो जाएंगे। इसी के समय 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, शाह आलम द्वितीय, जिसमें इसने भाग भी लिया था बक्सर के युद्ध में। और 1765 में प्रसिद्ध इलाहाबाद की संधि भी इससे की गई थी, ठीक है। अकबर द्वितीय है और अकबर द्वितीय 1806 से 1837 ईस्वी में है। राजा राम मोहन राय इनकी पेंशन के लिए इंग्लैंड गए थे, ठीक है, और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। अंग्रेजों के संरक्षण में ये शासक बनने वाले पहले मुगल बादशाह हैं अकबर द्वितीय। फिर हैं अंतिम मुगल बादशाह जिनका नाम है बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ये शेरो शायरी मिजाज वाले व्यक्ति हैं। न किसी की आँखों का नूर हूँ, न किसी के दिल का करार हूँ, जो कभी किसी के काम ना आ सका वो बुझता चिराग हूँ, इस तरह के हैं। तो बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह हैं, उनका उपनाम जफर था। और 1857 के विद्रोह के पश्चात इन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया, ठीक है। तो फिर ये रंगून चले गए। बाद में एक इतिहासकार हैं जो इनके जो है कब्र पे गए थे और कहा जाता है कि अंतिम मुगल बादशाह का जो शासन था वो अपनी पत्नी तक न रहा, पत्नी तक भी नहीं था। मतलब रंगून जब ये गए तो अकेले गए, इनकी पत्नी इनके साथ नहीं गई। और फिर कहा गया, एक इतिहासकार हैं जो कि इनकी कब्र पे गए थे, तो उन्होंने लिखा था कि बिस्तर की सिलवटों से एहसास हो रहा है, बिस्तर की सिलवटों से एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल बदल के। तो इस तरीके से ये शेरो शायरी वाले व्यक्ति थे, वहीं चले गए, ठीक है। बड़ा बदनसीब है जफ़र, ठीक है, जिसे 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुआ, मतलब अपने मुल्क में इन्हें 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुआ। तो इस तरह का ये था। तो ये उत्तर मुगल बादशाह हैं, ठीक है। आगे चलें। अब देखिए मुगल दरबार में दल, जो हम बात कर रहे थे अभी लगातार कि अब जैसे सैयद बंधु हैं, तो सैयद बंधु हिंदुस्तानी दल के नेता हैं। अब्दुल्ला खां, मोहम्मद खां बंगस या मोहम्मद, ठीक है, हुसैन अली खां बराहा। और सैयद बंधु को इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे तुरानी दल हैं, अब निज़ामुल मुल्क को आपने देखा कि तुरानी दल का लेता है, अमीर खां हैं, जकारिया खां हैं। इसी तरीके से ईरानी दल है, जुल्फ़िकार खां हैं, सादत खां अमीर खां हैं, अफ़गानी खां हैं, अली मोहम्मद, मोहम्मद खां बंगस हैं। और यहाँ पे सुधार लीजिएगा, अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां बराहा, हुसैन अली खां बराहा हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। यानी सैयद बंधु में अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां बराहा, ये सैयद बंधु नेता हैं। आप देखा कि किस तरीके से रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दरजात, फ़र्रुख सियर हैं, और अंत में मोहम्मद शाह रंगीला ने इनका अंत कर दिया। और इतिहास में ये
राजा बनाने वाले किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मुगल काल में उत्तर मुगल बादशाहों के दरबार में कई दल हो गए थे और गुटबाजी अपने चरम पे हो गई थी, और यही कारण है कि साम्राज्य अस्थायित्व नहीं हो सका। ठीक है, अब देखिए मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या है। अब पहला कारण है औरंगजेब का उत्तरदायित्व, यानी औरंगजेब की नीतियां। तो ये मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जो है बहुत सारे कारण हैं कि औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन का जो मूल कारण था वो औरंगजेब की नीतियां थीं। जैसे औरंगजेब की धार्मिक नीति, जिसका घोषित उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना, मतलब कि दारुल हर्ब काफिरों के देश को मुस्लिम देश बनाना। ठीक है, तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना ये एक बड़ा प्रश्न है। तो उसने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई। आपने देखा कि शरीयत के अनुसार शासन किया, अपना जीवन भी शरीयत के अनुसार नियंत्रित किया। तो इस तरीके से हिंदुओं को कठिनाई हुई, लगातार उन्होंने विद्रोह किया। उसके समय में बहुत सारे विद्रोह हुए, जिससे कि साम्राज्य पर दबाव पड़ा, और लगातार वो जो दक्षिण भारत की उसकी नीति थी, मराठों से संघर्ष करता रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकला। ठीक है, राजपूतों के प्रति भी उसने उचित नीति नहीं अपनाई। कहा जाता है कि अकबर की जो नीति थी उसको इसने उलट दिया और साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है कि इसके लिए औरंगजेब की नीतियां कुछ हद तक उत्तरदायी रही होंगी, लेकिन साम्राज्य का पतन तो आधारभूत ढांचे में ही निहित था। जैसे अगर वो इतना कट्टर था हिंदुओं के प्रति, तो सबसे अधिक मनसबदारों की संख्या औरंगजेब के समय में ही थी, जो 31 कुछ % थी, मतलब अकबर से भी ज़्यादा। समझ रहे हैं? तो कुछ हद तक लेकिन ये माना जाता है कि औरंगजेब की नीतियां साम्राज्य के पतन का कारण बनी। उसने साम्राज्य को मतलब एक व्यवस्थित आधार नहीं दिया, संगठित नहीं कर पाया, और साम्राज्य ताश के पत्ते की तरह ढह गया। समझ रहे हैं? तो कुछ हद तक औरंगजेब को इसके प्रति उत्तरदायी माना जाता है। दूसरा, अयोग्य उत्तराधिकारी हैं, मतलब बाद के जो हुए उत्तर मुगल बादशाह वो इतने योग्य नहीं थे कि साम्राज्य को एक सुदृढ़ आधार दे पाते। समझ रहे हैं? तो अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण भी साम्राज्य का क्या हुआ, ढह गया। लगातार दरबारी गुटबाजी होने लगी। समझ रहे हैं? और फिर साम्राज्य को संभालने के बजाय वो बिखरता ही चला गया। आपने देखा कि उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। बहादुर शाह, जिसके संदर्भ में सिडनी ओवेन ने लिखा कि अंतिम मुगल बादशाह है जिसके संदर्भ में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। फिर आगे आप देख रहे हैं कि जहांदार शाह हैं। फिर लगातार एक श्रृंखला आपने देखी कि 1857 तक बहादुर शाह जफर अंतिम जो मुगल बादशाह हैं लगातार शासक बनते और उतरते जा रहे हैं। ठीक है, इनकी कोई सुदृढ़ीकरण की नीति नहीं थी, और फिर विदेशी आक्रांताओं ने इनकी शक्ति को और तोड़ दिया और छीण कर दिया। तो अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण भी साम्राज्य बिखरा। दरबार में गुटबंदी, बहुत सारे दल हैं, ईरानी दल हैं, तुरानी दल हैं, हिंदुस्तानी दल हैं, अफगानी दल हैं। तो इन्होंने भी क्या किया कि साम्राज्य का क्या किया, एक तरीके से कमजोर कर दिया। क्योंकि गुटबाजी जब होने लगती है, अलग अलग गुट हैं, सरदार बना रहे हैं शासक, तो शासक का जो नियंत्रण है वो कमजोर हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में आपने देखा कि मोहम्मद शाह रंगीला के समय में कि अब हैदराबाद, अवध, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब प्रांतीय स्वतंत्रता आरंभ हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से दरबार में गुटबंदी ने भी केंद्रीय शक्ति को कमजोर किया। ठीक है, मराठों का उत्थान ये एक महत्वपूर्ण कारण है। शिवाजी के नेतृत्व में दक्षिण भारत के अंतर्गत मराठा शक्ति का उत्थान हुआ। मराठों ने स्पष्ट शिवाजी ने हैंदो धर्म धारक की उपाधि ली, हैंदो धर्म उद्धारक, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए उन्होंने उसकी उपाधि ली है। तो इस आधार पर और एक लंबे समय तक दक्षिण भारत में औरंगजेब उलझा रहा मराठों से, और जो कि निश्चित रूप से जो समय साम्राज्य के संगठन का था वो समय शिवाजी से युद्ध करने में उन्होंने व्यतीत किया। इससे अनावश्यक राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ा और वित्तीय दिवालियापन की स्थिति उत्पन्न हुई। समझ रहे हैं? औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसने इतना खा लिया, उसकी तुलना एक अजगर से की जाती है कि उसने इतना खा लिया
कि उसे पचा नहीं सका। सबसे बड़ा भारत के अंतर्गत जो साम्राज्य था वो औरंगजेब का था। मतलब दक्षिण भारत तक बीजापुर गोलकुंडा भी उसके साम्राज्य में शामिल थे। अकबर भी इतने बड़े क्षेत्र पर शासन नहीं किया। शासन के सुदृढ़ीकरण की जगह जो साम्राज्य विस्तार की नीति उसने अपनाई, जो धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई, निश्चित रूप से उसे जो है भुगतना पड़ा। फिर मराठों के नेतृत्व में, शिवाजी के नेतृत्व में एक मजबूत मराठा शक्ति का दक्षिण भारत के अंतर्गत उदय हुआ। एक स्थिति ऐसी आई जब लगा कि मराठे ही शायद इस देश का भविष्य होंगे। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध में जब अहमद शाह अब्दाली ने मराठा शक्ति को तोड़ दिया तो उससे स्पष्ट हो गया कि अब भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। अर्थात पानीपत के युद्ध ने ये निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि पानीपत के युद्ध ने ये निश्चित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। तो मराठा शक्ति का जो उत्थान था दक्षिण भारत में, निश्चित रूप से मुगल शक्ति कमजोर हुई। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो लगातार दिल्ली तक पहुंच रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं। यानी मुगल शक्ति को मराठा शक्ति से भी संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, तो मराठों के उत्थान भी मुगल शक्ति के पराभव का एक कारण रही। ठीक है, सैन्य दुर्बलता, सैनिकों को वेतन देने तक के लिए पैसे नहीं है, दरबार में गुटबाजी है, उनके अलग अलग सेना है, सेना में तालमेल नहीं है, सेना का आधुनिकीकरण नहीं है, पिछड़ी सामंती सेना है। युद्ध में पता चला सामंतों जो मनसबदारों की सेना है और राजा की सेना है, उनके बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। समझ रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में सैन्य दुर्बलता भी मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। आर्थिक दिवालियापन, आर्थिक रूप से लगातार संघर्ष करते रहे, आर्थिक दबाव पड़ रहा है, हाई टैक्सेशन कर रहे हैं, जनता विद्रोह कर रहा है। आप देख ही रहे हैं औरंगजेब के काल में लगातार विद्रोह हो रहे हैं। तो आर्थिक दिवालियापन और फिर विदेशी आक्रमण, जिसमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण बड़ा ही क्रूशियल रहा। 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय नादिर शाह आक्रमण करता है, दिल्ली की लूटपाट करता है और अकूत धन संपदा यहाँ से ले जाता है। तो इससे भी दिल्ली निर्धन हुआ, गरीब हुआ। शाहजहां के सिंहासन मयूर तख्त को भी उठा ले जाता है, कोहिनूर हीरा भी अपने साथ ले जाता है। तो इससे भी मुगल शक्ति क्या हुई? कमजोर हुई। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया। ठीक है, और फिर उसने भी दिल्ली में भी खूब लूटपाट की, अपने प्रतिनिधियों के हवाले वो वापस गया और फिर पानीपत का तृतीय युद्ध होगा जो कि आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से रहा। आगे सतीश चंद्रा एक इतिहासकार हैं, उन्होंने जागीरदारी संकट को मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना है कि मुगल साम्राज्य का पतन जो है जागीरों की कमी के कारण हुई। अब देखिए, जो जागीर होता था, जैसे मनसबदार है ना, तो मनसबदारों को जागीर दे दिया जाता था। ठीक है, तो वो उसी जागीर से अपनी आय प्राप्त करते थे और उसी से अपना खर्च चलाते थे, जीवन चलाते थे। बाद में उन जागीरों की संख्या में कमी आ गई। ठीक है, और फिर उसमें गुटबाजी होने लगी और गुटबाजी का परिणाम ये रहा कि कहीं ना कहीं फिर साम्राज्य का पतन हो गया। इरफान हबीब ने कृषि संकट उत्तरदायी माना है कि उस समय कृषि में गिरावट आई। जब कृषि अधिशेष में गिरावट आई तो फिर आप जानते ही हैं कि नगरों का पतन हो जाएगा, आय कम होगी और फिर जो है मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। तो ये महत्वपूर्ण कारण रहे जिससे कि मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि नवीन साम्राज्यों का मतलब कि जो नए नए क्षेत्रीय साम्राज्य हैं उनके उत्थान। तो नवीन राज्यों का उत्थान, ठीक है, उसमें है रुहेले और बंगस पठान। पहला है तो गंगा घाटी में रुहेलों तथा बंगस पठानों ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। ठीक है, गंगा घाटी के अंतर्गत जो बंगस पठान हैं उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की है और रुहेलखंड की स्वतंत्रता की स्थापना बीर दाऊद और अली मोहम्मद खान ने किया है। मोहम्मद बंगस खान ने फर्रुखाबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से रुहेले और बंगस पठान जो है, बंगस पठानों ने रुहेलखंड के अंतर्गत एक साम्राज्य को स्वतंत्र करा लिया। राजपूत हैं तो राजपूतों के अंतर्गत हम देखें तो राजपूत शासक हैं सवाई जय सिंह, इन्होंने जयपुर नगर की स्थापना की है। जय सिंह एक महान खगोलविद भी हैं और उन्होंने मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और बनारस में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाओं का भी निर्माण कराया था। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना कि मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली और बनारस में इन्होंने आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाओं का निर्माण कराया। जय सिंह ने सारणियों का एक सेट तैयार किया जिससे लोगों को खगोल शास्त्र संबंधित पर्यवेक्षण करने में सहायता मिले। इसका नाम जिज मोहम्मद शाही रखा। ठीक है। जाट है, तो जाटों के अंतर्गत भी स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई। तो जाटों की स्वतंत्र राज्य की स्थापना जो है चूड़ामण और बदन सिंह द्वारा की गई। ठीक है। मथुरा के आसपास का क्षेत्र है और इनके अंतर्गत जो है चूड़ामण और बदन सिंह ने जाटों के अंतर्गत एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अहमद शाह अब्दाली ने बदन सिंह को राजा की उपाधि दी थी क्योंकि उसने साथ दिया था अहमद शाह अब्दाली के युद्ध में। ठीक है। तो बदन सिंह को राजा की उपाधि थी। सूरजमल को जाटों का अफलातून, प्लेटो भी कहा जाता है। ठीक है। अवध है, तो अवध की स्वतंत्रता की घोषणा 1722 में सादत खां बुरहानुल मुल्क ने की है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो अवध के बारे में हम थोड़ा यहाँ पढ़ लेंगे और फिर देखेंगे कि डलहौजी के समय में, मतलब जब अंग्रेजों की श्रेष्ठता स्थापित होगी तो डलहौजी ने अवध को कुशासन के आरोप में ब्रिटिश भारत के अंतर्गत मिला लिया था। अवध का जो राज्य है ना, वो अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय की समान था, समझ रहे? मतलब बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने अवध में सहायक संधि प्रणाली लगाई। ठीक है। पढ़ेंगे ये सब, अभी आपको नया लग रहा होगा, धीरे धीरे जब चीज़ें पढ़ लेंगे ना तब समझना आसान हो जाएगा। ठीक है। तो अवध की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की? सादत खां ने। सादत खां बुरहानुल मुल्क ने अवध की स्वतंत्रता की घोषणा की। फिर है सफदरजंग, ये 1739 से 1754 ईस्वी में है। सादत खां का भतीजा और दामाद है। ठीक है। भतीजा और दामाद था। मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त किया। ठीक है। और सम्राट अहमद शाह ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया, तो वजीर नवाब कहलाया सफदरजंग। शुजाउद्दौला है 1754 से 1775, बक्सर के युद्ध में ये भी शामिल थे और इन्हीं से जो है अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद की दूसरी संधि इनसे की थी। और पानीपत के युद्ध में शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, ये ध्यान रखना। जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उसमें शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था, ये ध्यान रखना, जो मराठों के विरुद्ध लड़ा गया था। शुजाउद्दौला ने मीर कासिम और दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था, जिसमें कि वो पराजित हो जाता है और एक संधि करने के लिए बाध्य हुआ। फिर है आसफुद्दौला, जो अवध का नवाब हुआ 1775 से 1797 ईस्वी, और इसने अवध की राजधानी को फैजाबाद से ट्रांसफर करके लखनऊ स्थानांतरित कर दिया। ठीक है। इसने वारेन हेस्टिंग से फैजाबाद की संधि की थी, ये ध्यान रखना। इसके तहत बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार की गई। फिर वजीर अली है, फिर सादत अली खां है, और 1801 में इसने वेलेजली की सहायक संधि सादत अली खां ने स्वीकार कर ली। पढ़ेंगे सहायक संधि क्या है। मतलब सहायक संधि का अर्थ हुआ कि एक तरीके से संरक्षित राज्य हो जाना, और वैसे भी अवध बक्सर के बाद ही एक संरक्षित राज्य बन गया था, क्योंकि उस जो संधि की गई इलाहाबाद की दूसरी संधि शुजाउद्दौला के साथ, उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि उसके दरबार में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जो कि नवाब के खर्च पे होगी। और सहायक संधि में भी कुछ कुछ इसी तरह के प्रावधान हैं जो हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से ये संरक्षित राज्य था। अब केवल इसका एक ब्रिटिश भारत में विलय एक औपचारिकता थी। गाजीउद्दीन हैदर अली खां है, हेस्टिंग्स ने इसे बादशाह की उपाधि दी है। इसके पश्चात मोहम्मद अली और अमजद अली गद्दी पर बैठते हैं। तत्पश्चात वाजिद अली शाह, जो कि अंतिम अवध का नवाब है, वाजिद अली शाह 1847 से 56, और इसी के समय में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय भारतीय प्रांत में कर लिया था। ठीक है। तो ये अवध का अंतिम नवाब था। लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर, मतलब एक कमेटी थी गठित की गई थी आउट्रम, और आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है। तो इस तरीके से अवध का जो है विलय हो गया किसमें? ब्रिटिश भारत में। जितने भी राज्य हैं सब धीरे धीरे ब्रिटिश भारत में विलय हो जाएगा। हैदराबाद है, चिनकिलीज खां निजामुल मुल्क ने स्वतंत्र हैदराबाद की नींव डाली और उसमें आसफ जाही वंश की स्थापना की। चिनकिलीज खां, निजामुल मुल्क का ही नाम है चिनकिलीज खां।
उन्होंने स्वतंत्र हैदराबाद की नींव डाली थी और वहां आसफ जाही वंश की स्थापना की थी। इनके वंश का क्या नाम था? आसफ जाही वंश। सुकरखेड़ा के युद्ध में चिनकिलिस खां ने मुगल सूबेदार हैं मुबारिज खां, इनको पराजित किया था सुकरखेड़ा के युद्ध में, और फिर हैदराबाद की स्वतंत्रता की घोषणा की थी। हैदराबाद प्रथम राज्य है जिसने की सहायक संधि को स्वीकार किया था। तो वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य बना था हैदराबाद, यानी संरक्षित राज्य हो गया था। कर्नाटक है, तो स्वतंत्र कर्नाटक राज्य का संस्थापक है सादुतुल्ला खां, और इसने अर्काट को अपनी राजधानी बना ली थी। वेलेजली ने कर्नाटक के नवाब हैं मोहम्मद अली, उनके उत्तराधिकारी से राजगद्दी का उत्तराधिकार छीन लिया था। तो इस तरीके से हमने देखा कि कर्नाटक को सादुतुल्ला खां उस कर्नाटक राज्य का संस्थापक बना, और फिर कहीं ना कहीं ये जितने राज्य थे वो आगे चलकर मुगल जितने भी ये राज्य आपको दिखाई दे रहे हैं वो अंग्रेजों के संरक्षित राज्य बन जाएंगे, एक ब्रिटिश भारत के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे वेलेजली की सहायक संधि के माध्यम से, डलहौजी की हड़प नीति के माध्यम से। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। और अगला जो हमारा क्लास होगा वो होगा यूरोपियों के आगमन से, ठीक है, यानी कि कौन कौन सी कंपनी आई, समझ रहे हैं, तो उसको आप समझ लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।